नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम, यानी इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। जैसे कि मेरे पास दो सिमिलर एटम हैं, हाइड्रोजन एटम, उनके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड क्या कहलाता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरीके से F2 के अंदर दो फ्लोरीन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। Cl2 के बीच में, Cl2 के अंदर दो Cl एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल एट द मिडल होते हैं, एट द मिडल, बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, ऐसे ही F2 में और ऐसे ही Cl2 में जो आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल मिडल में होते हैं। ऐसे बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। दूसरे टाइप के जो बॉन्ड होते हैं वो कहलाते हैं आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है टू डिसिमिलर एटम्स के बीच में, बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। दो अलग अलग एटम्स हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ HCl की, तो हाइड्रोजन और Cl दोनों डिसिमिलर एटम्स हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा होने से Cl वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे कि Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम नेगेटिव पोल कहते हैं, जबकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो डिसिमिलर एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की खास बात क्या है कि इसके दोनों एंड्स पर अपोजिट पोल्स यानी नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल मिलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से हम अगर बात करें H2O के अंदर, तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसकी वजह से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा शिफ्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव पोल जबकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोल डेवलप हो जाता है। तो H2O के अंदर भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो डिफरेंस बिल्कुल समझ में आ गया। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये कब बनता है? जब दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। और पोलर कब बनता है? जब दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं डायपोल मूवमेंट क्या होता है। तो डायपोल मूवमेंट को समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच की जो दूरी है वो d है। क्लियर है? तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है, दिस डायग्राम इज़ ऑफ डायपोल। यानी डायपोल का मतलब क्या होता है? डायपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल का मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस d इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। ये क्या कहलाती है? डायपोल लेंथ कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, डायपोल तो आपको समझ में आ गया। अब ये डायपोल मूवमेंट क्या होता है? ठीक है। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर जो क्वांटिटी होती हैं उसके आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट करने होते हैं। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होती है। नेगेटिव पोल की तरफ होती है और इसको एक एरो से शो करते हैं। इस तरीके का एरो बना देते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो ये पीछे मैंने ये प्लस ये लगाया है, इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव पोल, और जो हेड है एरो का वो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव पोल को। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। यानी जो एरो है उसकी टेल पॉजिटिव पोल को रिप्रेजेंट करेगी और हेड नेगेटिव पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो रही बात डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट की, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल म्यू। डायपोल मूवमेंट क्यू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, और डी हो गया सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये डायपोल मूवमेंट हो गया। अब देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट? डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? ठीक है। तो यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज डिवाई, और डिवाई को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे बात समझ में? उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1 डिवाई इक्वल टू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर इक्वल टू 3.335 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ये अदर यूनिट्स होती हैं, ESU सेंटीमीटर या फिर कूलाम मीटर, ये अदर यूनिट्स होती हैं डायपोल मूवमेंट की। तो इनका डिवाई के साथ जो रिलेशन है वो मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सम डायपोल मूवमेंट। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डायपोल मूवमेंट, उनमें हम निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं वो है HCl का। ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H इज़ लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम पॉजिटिव पोल बनाएंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको हम नेगेटिव पोल बनाएंगे। तो ये हुआ H और Cl। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल बनेगा और Cl पर नेगेटिव पोल बनेगा। तो अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होती है, तो हमारा जो डायपोल मूवमेंट है वो हाइड्रोजन से Cl की तरफ ओरिएंट होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.03 D। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी डायपोल मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको पता है
कि अगर आपसे पूछें HF, HCl, HBr और HI को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर डायपोल मोमेंट, तो आपको पता है FCl BrI की तरफ हम चल रहे हैं, F से Cl, Cl से Br, Br से I चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो डायपोल मोमेंट भी घटेगा। क्लियर है? कौन सा कंसेप्ट लगाया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा? कम होने वाला है। तो F से Cl, Cl से Br, Br से I की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो डायपोल मोमेंट भी घटेगा। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट HF का और सबसे कम डायपोल मोमेंट HI का होगा। उसके बाद अब हम अदर मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि H2O की बात कर लेते हैं। और सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, तो H पे तो बनेगा पॉजिटिव पोल और ऑक्सीजन पे बनेगा नेगेटिव पोल। क्लियर है? अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में? तो अब आप खुद ही सोचिए कि आपके पास दो डायपोल मूवमेंट हैं, एक का नाम है μ1, एक का नाम है μ2। ये जो दो डायपोल मूवमेंट हैं μ1 और μ2, तो इनका जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा म्यू नेट, डेट इज़ μ1 प्लस μ2, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो वेक्टर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इसको हम पैरेललोग्राम बना लेंगे पूरा इस तरीके से, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो डायगोनल मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ग्रीन कलर से, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा किसको? म्यू नेट को। ठीक है, तो कहने का मतलब जो H2O का म्यू नेट होता है, यानी नेट जो डायपोल मूवमेंट होता है वाटर का, वो होता है 1.84D। ठीक है, उसके बाद फिर हम अमोनिया की बात कर लेते हैं। NH3। ठीक है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव पोल बनेगा जबकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल बनेंगे, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल। अब इन तीनों डायपोल मूवमेंट का म्यू नेट, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट म्यू नेट, वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अगर मैं इसको μ1, इसको μ2 और इसको μ3, तो म्यू नेट बराबर μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? नेट डायपोल मूवमेंट अमोनिया का 1.49D होता है। अब हम बात कर लेते हैं CO2 की। CO2 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव पोल जबकि कार्बन पर पॉजिटिव पोल बनेगा। अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये μ1 और μ2 जो हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल ईच अदर, जिसकी वजह से नेट डायपोल मूवमेंट ज़ीरो आ जाएगा। जिसका ज़ीरो डायपोल मूवमेंट होता है वो नॉन पोलर होते हैं, तो CO2 इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरीके से अगर हम BeF2 की बात करें, BeF2 पॉजिटिव पोल बनेगा बेरिलियम पे और नेगेटिव पोल बनेंगे फ्लोरीन पे।
डायपोल मूवमेंट हो गए पॉजिटिव से नेगेटिव पोल, पॉजिटिव से नेगेटिव पोल। अब μ1 कैंसिल्स μ2, तो नेट डायपोल मूवमेंट यहाँ भी क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अब अगर BF3 की बात करें, BF3 की बात करते हैं तो बोरॉन पे बनेगा पॉजिटिव पोल, जबकि फ्लोरीन पर बनेंगे नेगेटिव पोल। अब डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ डायरेक्शन होगी डायपोल मूवमेंट्स की, ठीक है। अब जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, वो हम बात करते हैं। अगर मैं इसको एक सेकंड, ये μ1 मान लेता हूँ, इसको μ2 मान लेता हूँ और इसको μ3 मान लेता हूँ, तो एक होगा आपका μ4 निकल के आएगा। और μ4 जो है वो किस किस का रिजल्टेंट है, μ1 का और μ2 का। जो μ4 डायपोल मूवमेंट है वो μ1 और μ2 का रिजल्टेंट होगा, और जो μ4 है वो कैंसिल कर देगा μ3 को, तो नेट डायपोल मूवमेंट अगेन कितना आ जाएगा, 0। तो इस वजह से BF3 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं CH4 की, तो CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोल, जबकि कार्बन पे नेगेटिव पोल बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट्स की वो देख लेते हैं। पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। μ1, μ2, μ3, μ4, ठीक है। अब जो μ1, μ2, μ3 है, इनका नेट डायपोल मूवमेंट μ5 होगा। यानी जो μ5 है वो μ1, μ2 और μ3 का नेट डायपोल मूवमेंट होगा। 1, 2, 3, इन तीनों का नेट क्या होगा, μ5, जिसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ है। अब जो μ5 है वो कैंसिल कर देगा μ4 को, ये दिख रहा μ4, इसको कैंसिल कर देगा। इस वजह से नेट डायपोल मूवमेंट अगेन क्या आ जाएगा, CH4 का 0। तो CH4 भी क्या हो गया आपका, नॉन पोलर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं NH3 की और NF3 की, ठीक है। NH3 की स्ट्रक्चर ये होती है और NF3, हालांकि दोनों की स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है, पर क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव पोल जनरेट होगा, जबकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। जबकि NF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो फ्लोरीन पर नेगेटिव पोल जनरेट होंगे, जबकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव पोल जनरेट होंगे। रही बात डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से बाहर की तरफ होंगे डायपोल मूवमेंट। अच्छा, एक डायपोल मूवमेंट और होता है, वो होता है लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट। लोन पेयर, ये म्यू लोन पेयर, ऐसे ये लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट, म्यू लोन पेयर। लोन पेयर का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल से दूर होता है। अच्छा, अगर इसको मैं μ1 लिख देता हूँ, इसको μ2 और μ3, ठीक है। तो जो
म्यू 4 है वो म्यू 4 क्या होगा आपका नेट डायपोल मोमेंट होगा किस किस का म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 का। तो यहाँ पर जो म्यू नेट निकल के आएगा वो आएगा म्यू 4 प्लस म्यू लोन पेयर, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो लोन पेयर का जो डायपोल मूवमेंट है और म्यू 4 जो डायपोल मूवमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो ऐड अप हो जाएंगे। अब हम NF3 में देखते हैं। अगर इसको मैं म्यू 1 लिखता हूँ, इसको म्यू 2 लिखता हूँ और इसको म्यू 3 लिखता हूँ, तो म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 का जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा डेट इज़ म्यू 4, वो नीचे की तरफ होगा, यानी ये म्यू 1 म्यू 2 और म्यू 3 का नेट डायपोल मूवमेंट है। अब आप देखिए कि म्यू लोन पेयर और म्यू 4 को आप गौर से देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और बाय मैग्नीट्यूड बात करें तो म्यू 4 इज़ ग्रेटर देन म्यू लोन पेयर। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो म्यू 4 बड़ा है, तो म्यू नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू 4 माइनस म्यू लोन पेयर, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। तो क्योंकि यहाँ पर म्यू नेट जो आ रहा है वो ऐड अप होके आ रहा है और यहाँ म्यू नेट आ रहा है वो सबट्रैक्ट होके आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि जो NH3 का डायपोल मूवमेंट है वो बड़ा होता है NF3 से। NH3 का डायपोल मूवमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। NH3 का होता है 1.4 D, NH3 का होता है 1.4 D, 1.43 D, ठीक है, या 1.46 D, और NF3 का होता है लगभग 0.24 D। तो इस तरीके से डायपोल मूवमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमारा ख़त्म होता है। क्लियर है? कुछ एप्लीकेशंस भी हैं कि डायपोल मूवमेंट की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन तो ये है कि इससे हमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में पता चल जाता है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, अगर किसी का डायपोल मूवमेंट 0 है तो नॉन पोलर बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, हम ये कह सकते हैं कि डायपोल मूवमेंट किसी का 0 होता है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, और अगर किसी का डायपोल मूवमेंट नॉन ज़ीरो होता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। एक चीज़ और वो ये है कि डायपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। डायपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की कि दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, ठीक है। सिस में क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो एटम्स जुड़े होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिस। और ट्रांस में क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो एटम्स जुड़े होते हैं वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ ए और ए एक साइड और बी
एक साइड जुड़े हुए हैं। और ट्रांस में क्या होता है, ए और ए अपोजिट डायरेक्शन में, इसी तरीके से बी और बी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं सिस और ट्रांस। तो जो सिस होता है और ट्रांस होता है उसकी पहचान कैसे होती है? जो ट्रांस होते हैं उनका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो होता है, जबकि सिस जो होता है उनका डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है। तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। उसके बाद फिर एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक को कहते हैं पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है, उसको कहते हैं हम पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, वो क्यों होता है वो उस वजह से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास कैटायन है और ये हमारे पास एनायन है। ठीक है, तो कैटायन क्या करता है कि एनायन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करा देता है। ठीक है, इस तरीके से एनायन की शेप थोड़ा बिगड़ जाती है। कैटायन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि एनायन का कुछ हिस्सा कैटायन के कुछ हिस्से के साथ ओवरलैप वाली कंडीशन में आ जाता है। जितना हिस्सा ओवरलैप होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उतना हिस्सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूट्रलाइज हुआ हिस्सा है उसी के अंदर कोवेलेंट करैक्टर डेवलप हो जाता है। इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। एक होता है बेटा फजान्स रूल। फजान्स रूल हमें हेल्प करता है इस चीज़ को समझाने के लिए। फजान्स रूल में पहला रूल ये होता है कि कैटायन का साइज जितना छोटा होता है कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि LiCl और KCl में आपको पता है कि एक तो है Li पॉजिटिव और एक है K पॉजिटिव। तो कौन से कैटायन का साइज छोटा होता है? Li पॉजिटिव का। इसलिए अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ, Li पॉजिटिव का साइज़ छोटा है, K पॉजिटिव का साइज़ बड़ा होता है। तो कैटायन का साइज़ जितना छोटा होगा कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो LiCl इज़ मोर कोवेलेंट देन KCl। दूसरी बात या दूसरा रूल कह सकते हैं वो ये है कि एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि LiF, LiCl, LiBr, Lii। यहाँ पर एनायन की अगर बात करें तो एनायन है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। और F नेगेटिव से I नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो एनायन का साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। तो क्योंकि I नेगेटिव का साइज़ सबसे बड़ा है इसलिए Li यानी लिथियम आयोडाइड में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा। तीसरा जो रूल होता है, थर्ड रूल, वो ये है कि कैटायन पर जितना चार्ज होगा, कैटायन चार्ज या एनायन चार्ज जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे NaCl, MgCl2 और
AlCl3 की बात करें तो सबसे ज़्यादा Al3 पॉजिटिव पे चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर, इसलिए AlCl3 ज़्यादा कोवेलेंट है। एक और फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे आपसे पूछा जाए CuCl और NaCl में कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, तो आप CuCl में Cu पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए और NaCl में Na पॉजिटिव का। तो जब आप Cu पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके वैलेंस शेल में, और Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वैलेंस शेल में। ठीक है, जब किसी के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और जिसके अंदर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है वो ज़्यादा कोवेलेंट होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि Cu पॉजिटिव के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। Cu पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। आप काउंट करके देखिए, ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दिस इज़ वैलेंस शेल, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर 2 + 6 + 10, 2 + 6 + 10 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। इसको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो जिसका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।